फोर्स अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमें इक्वेशन ऑफ पाथ तो रिक्वायर्ड है, इक्वेशन ऑफ पाथ रिक्वायर्ड है। तो हमसे क्या करेगा, क्वेश्चन में मजदूरी करना पड़ सकता है कि ये इवेल्युएट करो, ये इवेल्युएट करो, ये इवेल्युएट करो, तो वहां पे ये गिवन होगा। बट अगर मान लो कंजर्वेटिव भी है, कंजर्वेटिव में इक्वेशन गिवन है, एक वहां भी इक्वेशन गिवन है ऐसा, तो उसमें क्या है, हम अपने एफर्ट को सेव कर सकते हैं कि अगर मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि ये कंजर्वेटिव है तो कोई भी एक इवेल्युएट कर लूंगा और बाकी तीनों का आंसर सेम होगा। बट अगर यहाँ पे जब तक इवेल्युएट नहीं करूंगा तब तक कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा कि यार पता नहीं सेम होगा या नहीं होगा। तो कंजर्वेटिव आइडेंटिफाई करने से एक तो ये एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एडवांटेज एक चीज में मैं ये बोल रहा हूं, एक तुम्हें स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं और उस स्टेटमेंट के थ्रू उसका आंसर दो कि सपोज एनी फोर्स इज गिवन एंड whose work done along these path, whose work done along this path is given along this OAB OCB, OAB जो है OAB वो भी 10 जूल है, OB 10 जूल है और OCB वो 10 जूल है, तीनों 10 जूल है, सारे 10 जूल है। इसका मतलब है कि फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव। यस सर। फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव, फोर्स जो है वो जरूर कंजर्वेटिव होना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। कि डब्लू सर फॉल्स है। अगर रिवर्स इंजीनियरिंग के हिसाब से नहीं बताना है, तुम्हें जो लग रहा है, जो फीलिंग आ रही है वो बताना है। ये कि सर क्वेश्चन फॉल्स है क्योंकि सर क्वेश्चन आप बोले थे सर इक्वल भी हो सकता है, हम लोग को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा नॉन कंजर्वेटिव में। तो कैलकुलेट किया ना, ये कैलकुलेट करके तो बता रहा हूँ तुम्हें, 10 10 10 कैलकुलेट किया भाई मैंने। फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्स में बी कंजर्वेटिव, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ मस्ट बी सेम। यहां पे हमने क्या किया है, पहला तो सिर्फ 3 ही पाथ देखे हैं, 3 पाथ के अलोंग जो है ये वर्क डन सेम हो गया, ऐसे ये नहीं बोल सकते कि अलोंग ऑल द पाथ इट इज सेम। कंजर्वेटिव अगर है तो ऑल पाथ होगा। अगर ये गिवन है कि फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव, देन वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ मस्ट बी सेम, वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ मस्ट बी सेम, वर्क डन जो है वो सेम होगा अक्रॉस ऑल द पाथ। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। कंजर्वेटिव है तो वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ विल बी सेम, बट अगर वर्क डन सेम है तो हम ये नहीं बोल सकते कंजर्वेटिव। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन का जो है क्वेश्चन तुम्हें मैंने बताया था कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ऐसे आए या इस टाइप के पाथ के लॉन्ग आए या इस टाइप के पाथ के लॉन्ग आए, हर केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, -μmgl। बट वो अलग केस था भाई। क्या फ्रिक्शन का हमेशा पाथ ग्राउंड पे ऐसे ऐसे लेके जाओ, यहां से ग्राउंड पे अगर यहां से यहां लेके जाओ और यहां से यहां लेके जाओ, वर्क डन सेम आएगा, तो क्या बोल देंगे फ्रिक्शन इज ए कंजर्वेटिव फोर्स? नहीं, फ्रिक्शन का पाथ डिपेंडेंट होगा, कुछ कुछ और पाथ के थ्रू लेके जाएंगे तो वो वर्क डन सेम नहीं होगा। तो सिर्फ 2 एविडेंस के मिलने से, ठीक है, 2 टेस्ट के स्कोर से कोई नहीं बोल सकता है कि ये जो है टॉपर है। उसी टाइप का टॉपर है तो उसके सारे टेस्ट के स्कोर अच्छे रहे होंगे, लेकिन अगर 2 4 टेस्ट के स्कोर अच्छे हैं तो ये नहीं बोल सकते हैं कि वो जरूर टॉपर है। उसी टाइप की कहानी है यहाँ पे, समझे? कि अगर वर्क डन सेम है तो इट मे बी कंजर्वेटिव, बट इफ इट इज कंजर्वेटिव देन वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ मस्ट बी सेम। तो ऑल पाथ तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट पाथ है, कैसे इवेलुएट करोगे? तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। क्लियर? यस सर। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकता है कि फोर्स फोर्स में बी नॉन कंजर्वेटिव। तो ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन होता है,
फोर्स में भी नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, कंजर्वेटिव भी हो सकता है, श्योरली कंजर्वेटिव नहीं है या श्योरली नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। तो ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इनका इवैल्यूएशन हुआ। ठीक है, तो पहले हम देख ही लेते हैं कि यार व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, work done by this force, work done by this force is path independent, Path independent. is path independent, or it only depends on initial and final point, initial and final point। देखा ना, ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, वो वर्क डन सेम होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, यहां से है। तो इफ इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स देन वर्क डन अलोंग W1, W2 एंड W3 मस्ट बी सेम। तो ऐसे छोटा सा सब्जेक्टिव में आएगा तो छोटा सा फोटो ऐसे बना देना लगेगा बहुत जानकार हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी का कंक्लूजन है कि भाई अगर यहां से यहां जाने का वर्क डन 10 जूल है तो अपोजिट आएंगे तो -10 जूल होगा, है ना। -10 जूल होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो -10 जूल होगा। तो अगर मान लो यहां से यहां तक का वर्क डन 10 जूल हुआ है तो अपोजिट में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -10 जूल होगा, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। Yes, sir. वर्क डन बाय दिस फोर्स इन क्लोज्ड लूप, क्या ये इसी का रीस्टेटमेंट है, सेम ही चीज है, वर्क डन सेम होता है। तो अगर रिवर्स आएंगे तो उसी से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। क्लोज लूप में 0 होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल है, बताओ। स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स है, Spring इलेक्ट्रिकल force. इलेक्ट्रिकल फोर्स, Static force. हाँ sir. इलेक्ट्रिकल फोर्स। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, कौन सा, मैग्नेटिक, नहीं नहीं, मैग्नेटिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये क्या होंगे, इनका जो है ये हमारे एग्जिस्टिंग नेचर में फोर्सेस हैं जो कि कंजर्वेटिव हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा कि ऑल सेंट्रल टाइप ऑफ फोर्स, सेंट्रल टाइप ऑफ फोर्स, ये क्या हुआ, वो फोर्सेस जो कि ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के अलोंग डायरेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अगर तुमसे तो ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है कि अ फोर्स इज गिवन बाय सम के आर कैप, अब ये देखते ही डर जाओगे ये क्या है, मतलब जैसे ये देखो, मैं एग्जांपल देता हूं, ये डराने के लिए है इक्वेशन, इसके मतलब को समझो। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो अर्थ इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। Center of the. तो यहाँ पे ये है, इसमें भी ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो वो फोर्सेस, दोज फोर्सेस व्हिच आर डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोज फोर्सेस व्हिच directed along the line joining the centers
कि सेंटर के अलोंग अगर डायरेक्टेड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सेंट्रल फोर्सेस। अब ये जो है ये तो पोजीशन वेक्टर है, तो अब सेंट्रल फोर्स ऐसा हो सकता है कि भाई या तो वो रिपेल कर रहा हो ऐसे हो, या अट्रैक्ट कर रहा हो, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मे बी लोअर क्लासेस में अगर सर पढ़ा तब हो। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो कंजर्वेटिव होगा। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंजर्वेटिव जब नहीं, कंजर्व कंजर्वेटिव होगा यार, वो तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, बट वो तो वेरिएबल हो रहा है ना। वो मतलब ऐसा फोर्स कहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई एक्चुअल, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई प्रोवाइड कर रहा है ना, या तो स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है या तो ग्रेविटेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स टाइप से कोई एंटिटी तो है नहीं। सेंट्रीपिटल नो फोर्स सर। वो कोई एंटिटी नहीं है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, एंड दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, या तो वो स्ट्रिंग है, स्प्रिंग है, ग्रेविटेशन है, जो भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं, वो इन फोर्स की कैटेगरी में से आना चाहिए तो होगा वो। तो ऑल सेंट्रल टाइप ऑफ फोर्स, और उसी को बोलते हैं रेडियल टाइप ऑफ फोर्स, रेडियल टाइप ऑफ फोर्स आर ऑफ कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है, इनमें ये सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होगा हमेशा। तो इसमें से हम कहीं पे भी आए, कहीं पे भी आए जो वर्क डन होगा, जैसे यही है, यही क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट है, इससे आर डिस्टेंस पे है, तो ये क्या है, आर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर मतलब है कि वेक्टर आर के डायरेक्शन में, वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ ऐसे डायरेक्टेड है, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का यूज हम डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए तो करते हैं, किस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स के मैग्नीट्यूड का है, और रेडियल डायरेक्शन में है। मतलब रेडियल डायरेक्शन मतलब क्या, रेडियल यहाँ से बिल्कुल जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के लॉन्ग है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे भाई, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ, यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे इस फोर्स की डायरेक्शन ये, तो यहाँ पे इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ, यहाँ पे इस फोर्स की डायरेक्शन ये, तो इस टाइप का जो है ये फोर्स जो होगा, जैसा ग्रेविटेशन होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ये सब क्या होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। बात समझे? हम्म। Yes, sir. तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं यस कि सर। एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, क्योंकि देखो कंजर्वेटिव फील्ड क्या करता है कि सपोज करो कि यहाँ से यहाँ गया तो वर्क डन इन ए क्लोज लूप जीरो, मतलब मान लो उसने क्या किया, वर्क करके एनर्जी सप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वापस क्या होगा, वो वापस उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब जितनी एनर्जी वो दे रहा है वापस आएगा तो वो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब अगर हम बात करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, तो इफ conservative forces are present, then mechanical energy or energy of the system will remain conserved, energy of the system will remain conserved। तो इन कभी कहीं पे भी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। जैसे ग्रेविटेशन का एक एग्जांपल ले लो, ग्रेविटेशन में क्या है कि भाई जितना अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जितना mgh आ रहा है, अगर वो उसको रिलीज कर देंगे तो वो एनर्जी फिर क्या होगी, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो उसमें तो अभी मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आने दो, तो वो चीज प्रूफ कर दूंगा ये चीज। तो हमारे ये 3 पॉइंट है, तुमको ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, हाँ, सेम ही पॉइंट है, बस पहला तो है पाथ इंडिपेंडेंट क्लोज लूप में जीरो, और थर्ड पॉइंट लिख देना एग्जांपल। नॉन कंजर्वेटिव के जो है एनालॉगस पॉइंट बता दो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव कौन है, जो कंजर्वेटिव नहीं है यही है इसका नॉन which कंजर्वेटिव। is path dependent. पाथ डिपेंडेंट। Path dependent quantity. शाबाश। वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, तो सेम ही है, बस उन्हीं पॉइंट्स के जो है अपोजिट लिख देना है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज पाथ डिपेंडेंट, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ। पाथ डिपेंडेंट मतलब ऐसे फोटो बना दोगे, ऐसे लिख दोगे W1 W2 W3 A to B, तो W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3, मे और मे बी,
मे और मे बी, ठीक है। तो इसलिए ये श्योरली नहीं बोल सकते, बट अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज, work done by non-conservative force is non-zero, non-zero in closed loop, non-zero, non-zero in a closed loop। closed loop में जो है नेट वर्क डन कुछ ना कुछ मिलेगा, वो जीरो नहीं होगा। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑल फ्रिक्शनल टाइप ऑफ फोर्सेस, ऑल फ्रिक्शनल टाइप ऑफ फोर्सेस। फ्रिक्शनल टाइप ऑफ फोर्सेस का मतलब एक लिक्विड का जो फ्रिक्शन होता है वो हो जाएगा विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, हाँ सर। या फिर ड्रैग फोर्स, ये आता है ड्रैग फोर्स। तो सारे फ्रिक्शनल नेचर के जो फोर्सेस होंगे वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होंगे। फ्रिक्शन टाइप के जो फोर्सेस होंगे वो नॉन कंजर्वेटिव होंगे। तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सारा हो जाएगा इस कैटेगरी में, विस्कस टाइप के फोर्स। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और सब कुछ। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन जो है देता हूँ। मैग्नेटिक किसमें आएगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन एक्चुअली जीरो होता है। हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्यू वी क्रॉस बी होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी वर्क नहीं करेगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या, काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। मतलब क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता किसी को भी, क्योंकि उसका फोर्स ऑलरेडी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है। जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, ऐसे आता है, समझे। तो बस इतना समझो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वर्क डन जीरो होगा। अब अगर वो जीरो ऐसा कोई पूछता है कि हर पाथ में अगर जीरो होगा तो क्या कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, तो अप टू सम एक्सटेंट बोल सकते हैं क्रॉस ऑल पाथ। बट इस टाइप का कोई क्लैरिटी नहीं मांगेगा, ये वर्बल में हो सकता है वाई 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 टाइप में क्वेश्चन में, बट ऐसे अगर होगा थ्योरेटिकल टाइप में तो इस टाइप का नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वहां तो सर फोर्स ही अलग तरीके से, बोलो। सर ये टेंशन भी तो कंजर्वेटिव फोर्स है। टेंशन के लिए हम बोल सकते हैं कि ऑल कांस्टेंट फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ऑल कांस्टेंट फोर्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट फोर्स में क्या होगा, अगर हम किसी भी तरीके से जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, अच्छा पॉइंट है इसका, कि अगर हम कोई भी पॉइंट ऐसे ऐसे अगर हम ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, तो ये तो बताया था कि डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमें देखना है। तो ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, ऐसा बोल सकते हैं, कांस्टेंट फोर्सेस, ठीक है। तो जो टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है वो, अब देखो ऐसा ये है ना कि टेंशन तो एक डायरेक्शन ऑफ मोशन एक फिक्स है, मतलब हम अलग अलग पाथ उसमें ट्राई नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग से तुम पुल करोगे तो वो एक ही डायरेक्शन में आएगा ना, ऐसा नहीं है कि मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लॉन्ग आ रहा है। तो कांस्टेंट फोर्स हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स, तो वहां पे ये हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और टेंशन जो है वो कांस्टेंट फोर्स ही है, समझे। कांस्टेंट फोर्स, सेंट्रल फोर्स, और ये हमारे रियल फोर्स। तो कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स, फोर्स का वर्क डन। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ और फिर उसके बाद जिसको कुछ डाउट है तो वो डिस्कस करे, जिसको डाउट नहीं है, बहुत बिजी है, वो जा सकता है। क्वेश्चन ये है,
कि फोर्स मास ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट में है, and this force, that particle is acted upon by this force. ये ग्राफ है fx का, ठीक है, this graph is fx ग्राफ। तो ये है, ऐसा बोल सकते हैं, ये 4 है, ये पॉइंट जो 6 है, और ये पॉइंट 7 है, ठीक है, मीटर है, x इन मीटर। फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, या फाइंड, ऐसा लिख सकते हैं, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 7 मीटर, ये बताना है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, u 0 है एंड x 0 है। सेम क्वेश्चन को रिपीट करना है फॉर दिस ग्राफ। इफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, सोच के इसको सॉल्व करना है। करेक्ट आंसर अगर दे दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये जो है फोर्स, ये 10 है, और यहाँ पे लिया था 5 है, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। ये टाइम है, टाइम इन सेकेंड्स है, टाइम इन सेकेंड्स है। ये 4 है, 4 6 7, सेम सेकेंड्स में ही 4 6 7 है। ताकि ये चीज तुम्हें ध्यान से सोचनी है कि यार अब ग्राफिकली अगर होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। fx ग्राफ का तो शायद रिलेट कर पाओ, ft का रिलेट करना है। ft का फंक्शन दिया था ना मैथमेटिकली, फंक्शन से हमने इवेलुएट किया था, तो उसी टाइप का जो है अप्रोच यहाँ पे सोचना है। तो ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें तुम्हें वर्क डन फाइंड करना है। मास 1 kg है, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। at t is equal to 7 second, t is equal to 7 second। वर्क डन और स्पीड दो, वर्क डन भी कैलकुलेट करना, अल्टीमेटली स्पीड के लिए वर्क डन चाहिए होगा, तो वर्क डन भी फाइंड करना। सर वो जो मैग्नेट के केस में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, वो कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव कैसे पता चलेगा? मैग्नेट के केस में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव? वो जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा उसको हम बोल सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कि मैग्नेट के केस में, क्योंकि उसका आंसर हम लोग देते हैं कि जो मैग्नेट का है, मैग्नेट पोल्स हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, उसको हम बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप से रिलेट करते हैं, है ना। पहले ये माना गया था कि क्लासिकल मैग्नेटिज्म में, और वो हर केस